दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के 764 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 1 जनवरी 2026 है, तो कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, किस तरह से आपको अपने फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अंतर्गत भर्ती निकली हुई है। सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टेम्बर 11 के तहत भर्ती हो रही है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, STA बी और टेक्नीशियन टेक एक यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। 764 वैकेंसीज है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 561 पद है, टेक्नीशियन के लिए 203 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 1 जनवरी 2026 है। सैलरी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 35,400 से 1,42,400 है लेवल 6 के अंतर्गत। टेक्नीशियन के लिए 19,900 से 63,200 है लेवल 2 के अंतर्गत। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर डिप्लोमा BSc इंजीनियरिंग और साइंस से आप अप्लाई करोगे। टेक्नीशियन के लिए 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 28 वर्ष आयु सीमा है। फीस यहाँ पर STA बी के लिए, जनरल OBC EWS के लिए 750 है, SC ST PH फीमेल के लिए 500 है। रिफंड कर दी जाएगी फीस यहाँ पर CBT में अपियर होने के बाद में। जनरल OBC EWS के लिए कुल यहाँ पर आपके लिए 150 रुपये फीस बचेगी और यहाँ पर SC ST PH वोमेन के लिए टोटल फीस रिफंड कर दी जाएगी। टैक ए के लिए भी जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये फीस है, इसमें 500 रिफंड हो जाएगी। SC ST PH वोमेन के लिए 500 है, जो कि टोटल रिफंड कर दी जाएगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। टीयर फर्स्ट CBT, टीयर सेकंड स्किल या फिजिकल एंड कैपेबिलिटी टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। DRDO.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले आवेदन करने की डेट यहाँ पर दे दी गई है, करेक्शन की डेट, टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन की डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सैलरी की जानकारी आप चेकआउट कर ले। क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज दे दी गई है, आप स्क्रॉल डाउन करते हुए कंप्लीट क्वालिफिकेशन चेकआउट कर ले। सैलरी इसी तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग है। इसी तरह से यहाँ पर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। इसमें आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा वो चेकआउट कर ले। क्या आपका सिलेबस, एग्जामिनेशन सेंटर आपके क्या रहेंगे, और अप्लाई करते समय आपको कुछ प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाया गया है, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे। कंप्लीट गाइडलाइंस आपको इस PDF में दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए
अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है और यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको वैलिडेट कर लेने हैं। उसके बाद आपको आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे जो अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। आपको इनके सामने इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको माई एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी बेसिक डिटेल, फिर कम्युनिकेशन की डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल, उसके बाद आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करते हुए यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल में कुछ डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल किया था। बस यहाँ पर गाइड अब आपको सबसे पहले अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी या फिर टेक्नीशियन, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप उस पोस्ट की सब्जेक्ट, डिसिप्लिन या फिर ट्रेड सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट कोड उस पोस्ट की डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास सेप्टेम 11 विज्ञापन के अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए, क्या आपके पास वो है और अन्य मानदंड है। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तभी आप एलिजिबल होंगे इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर बी टेक कर रहे हैं या पास आउट कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आप पास आउट कर चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। फाइनल ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट एलिजिबल है तो आप परसुइंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपनी एमएससी या एमटेक कंप्लीट कर ली है या कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आप पीएचडी डिग्री पास आउट कर चुके हैं या कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप जो ये डिग्री कर रहे हैं वो कब तक कंप्लीट होगी, वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग रक्षा सेवा कार्मिक है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट करेंगे और अपनी परसेंटेज देंगे, 40% से बिलो है या फिर अबव, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपनी दिव्यांगता का प्रतिशत सेलेक्ट करेंगे, कितने परसेंट आपको दिव्यांगता है। आप सर्टिफिकेट नंबर देंगे, अपनी दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो कब इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विस मैन है, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, कब आपने डेट छोड़ी है, जॉब छोड़ी है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस का पीरियड कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप एक सर्विस मैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त
निकायों, बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे या फिर डिपार्टमेंट का जिसमें आप कर्मचारी हैं, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप विभागीय उम्मीदवार हैं, आपने 3 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी में कार्य किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, मंत्रालय का नाम यहाँ पर आपको देना होगा, सेवा में शामिल होने की तिथि आपको सेलेक्ट करनी होगी, कुल अवधि यहाँ पर आपकी इस डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आज की डेट से आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप विभागीय उम्मीदवार नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर गाइज इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी कम्युनिटी आप सेलेक्ट करेंगे जिससे आप बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, नहीं है तो आपको नो मार्क एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट करना है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। यहाँ पर गाइड आपको अपने बैंक का नाम एंटर करना है। आपका जो नाम है बैंक में अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आपको देना है, उसे एक बार फिर से आपको एंटर करके कंफर्म कर लेना है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है, अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है, बैंक की ब्रांच का नाम यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की डिसिप्लिन वाइज आप क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में जो कि रिकॉग्नाइज हो AICTE से। और अगर गाइड आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का या फिर टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो कि रिकॉग्नाइज हो AICTE से। यहाँ पर DOEACC या फिर BCA या फिर MCA एलिजिबल नहीं है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो कि किस डिसिप्लिन के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे ही आपको टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है कि टेक्नीशियन की किस ट्रेड के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप टेक्नीशियन में कारपेंटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का कारपेंटर ट्रेड में। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो और फिर आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। 10वीं क्लास पास आउट होना यहाँ पर सभी के लिए रिक्वायर्ड है तो आपको 10वीं की डिटेल यहाँ पर सभी को फिल करनी होगी। उसमें आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम एंटर करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको स्कूल का नाम देना है जिस स्कूल से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर कर देने हैं जो सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में था या फिर CGPA में। परसेंटेज में अगर था तो आप बताएं कितने मार्क्स आपने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं। ऑब्टेन मार्क आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। पासिंग ईयर आपको अपनी 10वीं क्लास का यहाँ पर एंटर करना है, कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास।
उसके बाद यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जिस भी पोस्ट की जिस ट्रेड या डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रही हैं उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको, आप जो ट्रेड सेलेक्ट करेंगे पीछे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिप्लोमा या फिर कोई भी ऑप्शन जो आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको बताना है आपको ये डिप्लोमा किस स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट या ट्रेड में है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा इंस्टीट्यूट जिससे आपने अपनी ये डिप्लोमा पास आउट किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। फिर गाइज आपको बताना है आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, टोटल कितने थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, कब आपने पास आउट किया है। यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन आपको बताना है कितने साल का आपका कोर्स था। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी उस क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। सेम ऐसे ही आपको अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन की भी डिटेल देनी होगी, यानी कि आपने इन क्वालिफिकेशन के अलावा अगर कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि बी.टेक या फिर एमएससी या फिर पीएचडी तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं कर रखी है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। यहाँ पर आप एडिशनल क्वालिफिकेशन 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर जितनी भी आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है उनकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं कर रखी है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने पोस्टिंग स्टेशन की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप डीआरडीओ के जिस स्टेशन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यानी कि जिस स्टेशन पर आप फर्स्ट नंबर पर जॉब करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें और क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और इस सेकंड बॉक्स में उसे आप ऐड कर दें। तो इस तरह से आप यहाँ पर डीआरडीओ के जिस स्टेशन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप उसे सेलेक्ट करें और क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे आप इस सेकंड बॉक्स में ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने स्टेशंस की प्रेफरेंस देनी है और अगर आप इनमें से किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट करें और इस ऑप्शन पर क्लिक करें, वो इस बॉक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने डीआरडीओ के पोस्टिंग स्टेशन की प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है। यहाँ पर आप पहले स्टेट सेलेक्ट करें और उसके अंतर्गत आने वाली सिटी आप सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपनी 5 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ पर जिस एग्जाम सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर गाइड आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और नवीनतम पासपोर्ट आकार की फ़ोटो को स्कैन करके आपको यहाँ पर उसे भी अपलोड करना है, यानी कि आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको अपलोड करना है। अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। 10वीं का जो रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट है उसे आपको अपलोड करना है। कोई अन्य रिक्वायर्ड जो डिप्लोमा है, यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के डिप्लोमा या फिर डिग्री है या सर्टिफिकेट है उन्हें आपको अपलोड करना है। फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करते हैं तो आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइज आप क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर सिंपल वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपके उस स्थान का जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं, और आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क या कानों में ईयरफोन्स या फिर आपको कोई अन्य चीज़ें नहीं लगानी है। और यहाँ पर आपको सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है और अपने फोटो को यहाँ पर आपको कैप्चर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपना फोटो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। फोटो यहाँ पर आपका 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 200 DPI या इससे हायर होनी चाहिए। और यहाँ पर डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। व्हाइट पेपर पर ब्लैंक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे और उस फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा।
फिर यहाँ पर आपको अपने जो बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो गाइज आपको यहाँ पर 100 KB से 1 MB के बीच में अपलोड करने हैं। वो JPG या फिर JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। आप ड्रॉप फाइल शेयर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपलोड कर दें। फिर आपके सामने यहाँ पर व्यू का लिंक आ जाएगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपना फीस पेमेंट यहाँ पर आपको करना है। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर STA-B के लिए अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको 750 रुपये फीस जमा करानी होगी। SC ST PH या फिर वुमेन कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है, लेकिन इनकी फीस यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी बाद में। और यहाँ पर अगर आप टेक्नीशियन A के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस रहेगी। SC ST PH वुमेन कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। इनकी पूरी की पूरी फीस यहाँ पर बाद में रिफंड कर दी जाएगी जब आप यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेंगे, उसके बाद आपकी फीस यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी। फीस का अमाउंट आपको ऑनलाइन मोड से जमा कराना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप वेबसाइट पर अपने विवरण के साथ अपने स्कोर और परीक्षा के रैंक को प्रकाशित करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको घोषणा पत्र में आना है, आप घोषणा करते हैं या करती हैं। आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है। इन डिटेल्स को रीड आउट करने के बाद उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइड आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें भी आप दो तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, अपनी UPI ID के थ्रू या फिर QR कोड को स्कैन करते हुए। अगर आप UPI ID ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है और फिर वैलिडेट UPI ID के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। और अगर आप QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना फीस पेमेंट करेंगे। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है या फिर नहीं, और वहां से भी आप अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप DRDO सेप्टेम 11 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।